हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि अब से हमारा एक न्यू सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, दैट इज ओरिएंटेशन इन पैराक्लिनिक साइंस। तो आज से हमारी पैथोलॉजी डिजीजेस शुरू हो रही हैं। तो आज हम अपनी पहली डिजीजेस पढ़ेंगे, तो वो है मलेरिया। तो हम मलेरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या होता है, उसका क्या लाइफ साइकिल रहता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है और वो कैसे हमारे जो क्लिनिकल या फिर जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, स्कैनिंग है, उसमें वो कैसा आता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। मलेरिया की बात करें तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग पैरासाइटिक डिजीजेस है वर्ल्ड का। अब 2014 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जो कि WHO ने दी थी, उसके अकॉर्डिंगली जो 200 मिलियन पीपल हैं वो 2013 में इन्फेक्ट हुए थे और तकरीबन 1 मिलियन के आसपास डेथ हो गई थी। अब देखो 1 मिलियन का कितना होता है, 10 लाख के आसपास पूरे वर्ल्ड में इस डिजीजेस की वजह से डेथ हो गई थी। अब डिजीजेस कहाँ पर ज़्यादा होती है या कहाँ पे इसका होने का ज़्यादा खतरा है, तो वो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ एशिया। अब देखो जो साउथ एशिया है वो ध्यान में रखो, क्योंकि साउथ एशिया में हमारा इंडिया भी आता है और इंडिया में हर साल मलेरिया की वजह से बहुत सारी डेथ होती है और बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट भी होते हैं। अब इसकी बात करें कि ये इन्फेक्शन कैसे होती है, क्या चीज़ से ये इन्फेक्ट होता है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। अब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के मेनली 4 स्पीसीज होती है। पहला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, देन आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया और उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। अब देखो प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल तो बहुत ही एक टाइप से कॉमन भी है और इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं वो पर्सन पे डालता है। अगर इससे वो जो पेशेंट है वो इन्फेक्ट हो तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता और इतना ज़्यादा डेडली नहीं होता है, अनलेस और अनटिल उसको कोई अच्छी तरह से हम दवाई दे रहे हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। पर अगर जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है और बहुत लोगों को इसकी वजह से इन्फेक्शन होती है और बहुत लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं, इवन अच्छे से ट्रीटमेंट के बाद भी। अब देखो ट्रांसमिशन की बात करें तो जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन होता है और किस वजह से होता है, जब कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से किसी नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को काट के उसमें जब वो ट्रांसमिट कर देती है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को, तब इसका ट्रांसमिशन होता है। ये देखो ये जो आपको इमेज दी गई है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल की दी गई है और एक बीच में आपको जो सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो ये है हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि एक सेल में ग्रो करने के बाद फिर उसको रप्चर कर देता है, मतलब जो आरबीसीज हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करके फिर दूसरे सेल में चला जाता है, फिर उसको वो डिस्ट्रॉय करता है इसी वे में और उसके बाद फिर तीसरे में, इस तरह से ये साइकिल की फॉर्म में घूमता रहता है। और जब ये मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बहुत सारे जो आरबीसीज हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये आपको फीमेल एनोफिलिस की दिखाई दे रही है। साइकिल की बात करें तो जो पैरासाइट है मलेरिया का वो एरिथ्रोसाइट में ग्रो करना शुरू हो जाता है और साथ में वो साइक्लिक हीमोलाइसिस करता है। साइक्लिक हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि पहली बात तो हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि वो जो एरिथ्रोसाइट है, जो आरबीसीज है, उनको वो मारना शुरू कर देगा, मतलब उनको डैमेज करना शुरू कर देगा और इस तरह से वो साइकिल में चलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक को मारेगा फिर उसके बाद दूसरे आरबीसी में ग्रो करेगा, उसके बाद उसको खत्म करके फिर तीसरे में घुसेगा। इस तरह से वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। मेन सिम्टम क्या है मलेरिया का, एक तो एपिसोडिक फीवर होता है, मतलब ऐसा फीवर नहीं होगा कि पूरा दिन ही चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फीवर आपका आएगा और ज्यादातर जैसे 2 या 3 दिन में फीवर आता है इसका। इसके अलावा थोड़ी बहुत एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, आपका स्टमक पेन हो सकता है और साथ में एक रेयर कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है हेपेटो स्प्लेनोमेगैली। इसका इस टर्म का क्या मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है कि आपका जो लीवर है वो जरूरत से ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाता है इस कंडीशन में, तो जिसको हम कहते हैं हेपेटो स्प्लेनोमेगैली। ये भी एक सिम्टम है मलेरिया का। क्या सिम्टम है, हेपेटो स्प्लेनोमेगैली, जिसका मतलब होता है इनलार्ज लीवर।
एज सच वैसे तो कोई जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो इसमें देखने को नहीं मिलती है, पर फिर भी जैसे कुछ सेरिब्रल मलेरिया अगर किसी को हो जाए जो कि फैल्सीपेरम की वजह से होता है, फैल्सीपेरम स्पीसीज की वजह से अगर सेरिब्रल मलेरिया किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 से 40% है कि वो उस डिजीज से मर जाएगा। इसके अलावा जो थोरेसिक मैनिफेस्टेशन क्या आता है कि जो अडल्ट है उसको अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम ARDS कहते हैं, कि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होने लग पड़ेगी जब हम मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें। इमेजिंग फाइंडिंग्स की बात करें मलेरिया की, तो जो इमेजिंग फाइंडिंग ऑफ मलेरिया है वो ज़्यादातर तो नॉन स्पेसिफिक ही रहता है। एज सच इसमें पता नहीं चलता है कि जो इमेजिंग हमें दिखाई दे रही है वो एक नॉर्मल है या फिर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन की है, पर फिर भी इसके लिए एक हाई क्लिनिकल सस्पिशन चाहिए होता है, हाई क्लिनिकल टेस्ट चाहिए होते हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि जो पेशेंट को दिक्कत हो रही है वो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। अब इसमें जो हाई क्लिनिकल सस्पिशन टेस्ट हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? पहला तो है वो है एब्डोमिनल फाइंडिंग्स। अगर हम एब्डोमिनल फाइंडिंग्स की बात करें तो वो होता है, उसमें एक मेन चीज क्या आती है? वो आती है हिपैटो स्प्लीनोमेगैली, जो कि लीवर इनलार्ज हो जाता है, जिसमें एडिमा आ गया। एडिमा का मतलब होता है कि जो फ्लूइड भर जाता है लीवर में। इसके अलावा गोल ब्लैडर जो होता है उसकी वॉल में थिकनिंग हो जाती है और साथ में असाइटिस हो जाती है। असाइटिस का मतलब होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है। इसके अलावा जो असाइटिस है उसमें जो स्पेस होता है एब्डोमेन में उसमें भी फ्लूइड भर जाता है। इसके अलावा जो स्प्लीनिक इंफारक्शन है वो भी हमको देखने में मिल सकती है, साथ में उसका रप्चर भी हो सकता है। जो स्प्लीन है उसका रप्चर भी हमें जो इमेजिंग फाइंडिंग है मलेरिया की उसमें देखने को मिल सकता है। साथ में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्फेक्शन की बात करें तो वो मेनली कॉज होता है ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म होता है मलेरिया का। इससे बचना नामुमकिन ही समझ लीजिए। खासकर इसकी जो इमेजिंग फाइंडिंग है वो हमें ज़्यादातर ब्रेन में देखने को मिलती है, जिसमें सेरिब्रल एडिमा हो जाता है और साथ में जो फोकल इन्फारक्ट्स भी हो सकते हैं। देखो आपने ये दो बार टर्म यहाँ पे यूज की है, इन्फारक्ट्स और इन्फारक्शन। इसका मतलब होता है कि जो ब्लड सप्लाई है उस जगह की वो रुक गई है और उस वजह से वहाँ के जो टिश्यू है वो डैमेज हो गए, वो डेड हो गए, तो उसको हम कहेंगे इन्फारक्ट्स। देखो और इमेजिंग फाइंडिंग की बात करें तो उसमें हम एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी लेते हैं। उसमें हम बेसिकली दो सीक्वेंसेस ही करते हैं, जब यूं कहिए कि दो सीक्वेंसेस ही जरूरी होते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो पेशेंट है वो मलेरिया से ग्रसित है चाहे नहीं। तो जो पहला सीक्वेंस है वो है हाई सिग्नल फोकाई ऑन T1 वेटेड इमेजेस और जो दूसरा है वो है स्मॉल फोकाई ऑफ लो सिग्नल ऑन T2 वेटेड इमेजेस। अब देखो इन दोनों सीक्वेंसेस में हमने क्या देखना है, वो है पेटिचियल हेमरेजेस। तो जो पेटिचियल हेमरेजेस की बात करें तो वो बेसिकली जो स्मॉल टाइनी ब्लीडिंग पार्ट होता है वो हमने देखना होता है MRI में। अगर आपको वो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो जो मलेरिया है उससे ग्रसित है। अब बात करें T2 वेटेड इमेजेस की तो वो हाइपर इंटेंसिटी को शो करता है कोर्टेक्स की, बेसल गैंग्लिया की और सेरिबेलम की। इस वजह से हमें जो पेटिचियल हेमरेजेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। अब देखो जो प्राइमरी थोरेसिक मैनिफेस्टेशन है वो है ARDS, और वो बना हुआ होता है, जो उसमें एक चीज और मेन होती है वो होता है डिफ्यूज इंटरस्टिशियल एडिमा, कि जो टिश्यू है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। अगर हम थोरेक्स की बात करें या फिर जब हम चेस्ट की बात करें तो जो मलेरिया में जो एक साइन और देखा जा सकता है वो है थोरेसिक मैनिफेस्टेशन में एक डिफ्यूज इंटरस्टिशियल एडिमा। इसके अलावा जो प्लूरल इफ्यूजन और लोअर कंसोलिडेशन भी हमें दिखाई दे सकता है अगर जो पेशेंट है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से ग्रसित है। और अगर मान लो आपको ये चीज दिखाई दे रही है पेशेंट में तो समझ लो उसका बचने के जो चांस है वो सिर्फ 20% है
और मोर्टेलिटी जो है वो 80% के आसपास है। अब देखो जो प्लूरल इफ्यूजन है, अगर हम उसकी बात करें तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लूइड है वो जो चेस्ट पोल होती है और जो लंग होते हैं उनमें उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली हमें जो साइंस होते हैं मलेरिया के, उसमें जो प्राइमरी थोरेसिक मैनिफेस्टेशन है उसमें बेसिकली इंटरस्टिशियल एडिमा और साथ में प्लूरल इफ्यूजन आता है। और वो भी तब जब जो पेशेंट है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से ग्रसित हो, और उस वजह से उसका जो बचने का चांस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही रह जाता है, अगर ये सब चीजें हमें जो पेशेंट की इमेजिंग में दिखाई दे रही हैं। ये देखो एक पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की इमेज है, मलेरिया से जो ग्रसित है पेशेंट, उसकी ये अल्ट्रासाउंड स्कैन है जिसमें आपको स्प्लेनोमेगैली दिखाई दे रही है, मतलब जो लीवर है वो आपका 17 सेंटीमीटर बड़ा हो गया है। देखो डायग्नोसिस की बात करें तो अगर आपको पेशेंट के ब्लड में एंटीजन दिखाई दे रहे हैं मलेरिया के, तो वो जो पेशेंट है वो डेफिनेटली मलेरिया से ग्रसित है। अब देखो एज दिस डिसीजेस हैज नो स्पेसिफिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, कि इसमें अगर हम उसका कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग करते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है अनलेस और अनटिल वो बहुत ही हायर स्टेज पे हो। वो जो जैसे जो थोरेसिक मैनिफेस्टेशन है और जो वो हेमरेजेस वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे थे वो हायर स्टेजेस पे दिखाई देते हैं, वो भी तब जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो। इसके अलावा जो इनिशियल स्टेजेस है वो उसमें कोई भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हमें ऐसा दिखाई नहीं देती है। तो it can only be suggested by radiologist under a very high clinical suspicion as in febrile पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम एंडेमिक एरिया, कि वहाँ उस एरिया से आ रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। अब इसको देखो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो जो मलेरिया है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक से ही ये ट्रीट किया जाता है। इसका जो सोल्यूशन है वो जैसे कि क्यूनिन हो गया, क्यून हो गया, इनसे जो मलेरिया है वो ठीक किया जाता है। या इन इस यही जो दवाइयाँ हैं जब कोई पेशेंट मलेरिया से ग्रसित होता है उसको दी जाती है। और अगर मान लो कि कोई सीवियर केस है जैसे कि सीजर्स वगैरह हो रहे हैं पेशेंट को, तो उस केस में हम जो पेशेंट है उसको एंटी कॉन्वुलसेंट ड्रग्स ज़्यादातर देते हैं। तो सीवियर केसेस में जैसे कि सीजर्स हो गया उसमें हम एंटी कॉन्वुलसेंट ड्रग्स प्रेफर करते हैं पेशेंट को। ये देखो जो क्यूनिन की टैबलेट सिरप है उसकी इमेजेस दी गई है, और देखो किस तरह से जो एनोफिलिस मस्कीटो है उस पे ये रेड कलर का इस तरह से क्रॉस लगाया गया है ताकि इसको अवॉइड करना है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो इस तरह से जो टैबलेट और सिरप्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है मलेरिया के लिए, पर फिर भी अगर डॉक्टर रेकमेंड करे तभी आपको ये लेना है, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं ये लेने हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।